हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम 23 अगस्त 2025 के दिन का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। देखिए, जिस भी प्रश्न का अगर आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो देखिए, इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, साथ ही साथ नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स देखेंगे, और अगर स्पोर्ट जगत से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो उसको भी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, आज 23 अगस्त है और 23 अगस्त को ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो आपको याद रखना है कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर ऐतिहासिक लैंडिंग की थी, इसीलिए उस तारीख को राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस क्यों मनाया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर ऐतिहासिक लैंडिंग की थी और इसी वजह से इस तारीख को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और देखिए, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे जो प्रश्न हैं उनको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब से मनाया जाने लगा है? इसमें आपको ये बताना है, रिसेंटली अभी आपने ये देखा कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो 23 अगस्त को मनाया जाता है और यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कब से मनाया जाता है। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है 2019, बी ऑप्शन है 2020, सी ऑप्शन है 2023 या फिर डी ऑप्शन है 2024। तो देखिए, 2024 से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाने लगा है। तो देखिए, इसकी घोषणा 23 अगस्त 2023 को हुई थी, लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर 2024 से सेलिब्रेट किया जाता है। तो किस उपलक्ष्य में किया जाता है? 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी और इसी उपलक्ष्य में 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है और इसकी घोषणा 2023 में हुई थी, लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर 2024 से मनाना प्रारंभ हुआ। तो देखिए, प्रश्नों को आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग किस स्थान पर हुई थी? इसमें आपको ये बताना है कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग किस स्थान पर हुई थी। एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो पहला ऑप्शन है चंद्रमा का भूमध्य रेखा क्षेत्र, बी ऑप्शन है चंद्रमा का उत्तरी ध्रुव और सी ऑप्शन है चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव और यहाँ पर डी ऑप्शन है चंद्रमा का पश्चिमी भाग। तो जैसा कि उस समय इसकी काफ़ी चर्चा हुई थी और आपको याद भी होगा कि देखिए, दक्षिणी ध्रुव पर जो है सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई थी। तो आपको याद रखना है कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए, भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफलता पाई और यह करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई थी। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख लीजिए। हाल ही में समाचार में पत्रों में देखी गई परमाणु घड़ियों में आमतौर पर किन तत्वों का उपयोग किया जाता है? आपको इसमें यह बताना है कि हाल ही में समाचार में देखी गई परमाणु घड़ियों में आमतौर पर किन तत्वों का प्रयोग किया जाता है। तो पहला है सीजियम, बी है सोडियम, सी है बेरियम और यहाँ पर डी ऑप्शन है आपका अमेरिकियम। तो इसका देखिए ए ऑप्शन सही है, यानी कि आप परमाणु जो घड़ियाँ देख रहे होंगे आमतौर पर इसमें सीजियम जो एक तत्व है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? इसमें आपको ये बताना है कि काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है हरियाणा। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देखिए, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन गुजरात में है और आपको याद रखना है कि इसे 6 मई 1993 को इसे चालू किया गया था और गुजरात के सूरत जिले में स्थित है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, इस संगठन ने अमेजर पुनर्नवीकरण के लिए धन जुटाने हेतु विश्व का पहला कार्बन रिमूवल ब्रांड जारी किया है। इसमें आपको ये बताना है कि किस संगठन ने अमेजर पुनर्नवीकरण के लिए धन जुटाने के लिए विश्व का पहला कार्बन रिमूवल ब्रांड जारी किया है। तो पहला ऑप्शन है विश्व बैंक और यहाँ पर बी ऑप्शन है यूएनडीपी, सी है यूएनईपी और डी ऑप्शन है यूनेस्को। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। तो विश्व बैंक इसका पहला ऑप्शन सही है कि विश्व बैंक ने अमेजन के पुनर्वनीकरण को
बढ़ावा देने के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल ब्रांड जारी किया है। इस ब्रांड की कीमत 225 मिलियन है और इसकी अवधि 9 साल की है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि विश्व का पहला कार्बन रिमूवल ब्रांड जारी किया है विश्व बैंक ने। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय यूरोपीय संघ क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? इसमें आपको ये बताना है कि भारतीय यूरोपीय संघ क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है। पहला ऑप्शन है हैदराबाद, बी ऑप्शन है चेन्नई, सी ऑप्शन है बेंगलुरु और डी ऑप्शन है नई दिल्ली। तो देखिए नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। तो यूरोपीय संघ और भारत विदेश मंत्रालय के द्वारा ऑनलाइन कट्टरपंथ से निपटने के लिए 21 और 22 अगस्त को नई दिल्ली में एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तो आपको इसे याद रखना है कि ये आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को ब्रिक्स की आधिकारिक तौर भागीदारी के रूप में शामिल किया गया है? इसमें आपको ये बताना है कि हाल ही में किस देश को ब्रिक्स की आधिकारिक भागीदारी के रूप में शामिल किया गया है। पहला ऑप्शन है मलेशिया, बी है थाईलैंड और यहाँ पर सी ऑप्शन है नाइजीरिया और डी है क्यूबा। ठीक है, तो हाल ही में ब्रिक्स की आधिकारिक तौर पर किस देश को स्वीकार किया गया है? तो ये आपका स्वीकार किया गया है नाइजीरिया को। इसका सी ऑप्शन सही है। तो नाइजीरिया को हाल ही में ब्रिक्स का आधिकारिक भागीदार देश के रूप में स्वीकार किया गया है। यह घोषणा ब्राजील द्वारा की गई, जो कि 2025 में ब्रिक्स का जो अध्यक्ष कौन कर रहा है? तो आपको पता होना चाहिए कि आपको ये याद रखना है कि 2025 का जो ब्रिक्स की अध्यक्षता है ये किसके द्वारा की जा रही है? तो ये आपके ब्राज़ील के द्वारा की जा रही है। ठीक है, तो नाइजीरिया ब्रिक्स के 9वें भागीदार देश के रूप में शामिल हो गया है। तो हाल ही में ब्रिक्स में कौन देश शामिल हुआ है? तो नाइजीरिया शामिल हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान विधेयक 2025 किस उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है? इसमें आपको ये बताना है कि जो 130वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया है संसद में, ये किस उद्देश्य से इस बिल को पेश किया गया है? तो 4 ऑप्शन है। उम्मीद है कि आप में से सभी को इसका आंसर पता होगा, क्योंकि कल वाले वीडियो में मैंने इसको बताया भी था। तो पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बस यहाँ पर जो प्रश्न है उसका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो गया। तो पहला है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री या मंत्रियों को 30 दिन तक जेल में रहने पर पद से हटाने के लिए, इसका उद्देश्य क्या है ये पूछा गया है। बी है नागरिकता संशोधन के लिए, सी है राज्यपाल के गठन में परिवर्तन के लिए और डी है न्यायपालिका में सुधार के लिए। ठीक है, तो देखिए अभी संविधान 130वां संशोधन विधेयक बिल 2025 प्रस्तुत किया गया है। तो इसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री अगर 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो उनका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस उद्देश्य से इस बिल को पारित किया गया है। तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए शर्त इस बिल में ये है कि अगर कोई भी किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री या हमारे देश के प्रधानमंत्री या फिर कोई भी मंत्री कोई ऐसा अपराध करते हैं जिसकी सज़ा 5 साल है तो ही ये लागू होगा। अगर कोई ऐसा उन्होंने अपराध किया है जिसकी सज़ा 3 साल है तो आप 30 दिन तक जेल में रखिए या फिर 40 दिन तक, ये फिर लागू नहीं होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर उन्होंने ऐसा क्राइम किया है जिसकी सज़ा 5 साल या 5 साल से अधिक है तो ही ये आरोप उन पर लगाया जा सकता है और उसके बाद उनका जो पद है वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो ये जो प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी चर्चा का विषय अभी हाल फिलहाल में आप सभी ने देखा ये रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को देखिए बिल्कुल आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस देश को हाल ही में ब्रिक्स का आधिकारिक भागीदारी देश के रूप में स्वीकार किया गया है? ठीक है, इसमें आपको ये बताना है कि किस देश को हाल ही में ब्रिक्स का आधिकारिक, यहाँ पर देखिए इसका 2 ऑप्शन होगा, वियतनाम और नाइजीरिया। तो आप सभी ने अभी देखा कि नाइजीरिया को तो शामिल ही किया गया है, वियतनाम को तो ऐसे तो देखें तो इसमें नाइजीरिया नहीं डालना चाहिए था, लेकिन इसमें दोनों ऑप्शन सही है। तो हाल ही में ब्राज़ील ने जो कि अध्यक्षता कर रहा है 2025 ब्रिक्स सम्मेलन की, तो ब्राज़ील ने हाल ही में वियतनाम को ब्रिक्स का आधिकारिक भागीदारी देश के रूप में स्वीकार किया। यह ब्रिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो वैश्विक दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी उपस्थिति को मजबूत करेगा। तो आपको ये याद रखना है कि वियतनाम भी है और नाइजीरिया भी है। अब आपको ये बताना है कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे आपका रिवीजन होगा और आप लंबे समय तक चीज़ों को याद रखेंगे। तो कुल मिलाकर आज हमने 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा और देखिए इससे ज़्यादा आपको एक दिन में प्रश्न नहीं देखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में मैंने बताया है। तो अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।